जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित हमने लगभग 6 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें। मेरा जो भी वीडियो है वो रिवीजन के पर्पज से है और उसमें जो मुख्य बिंदु हैं मैं उन्हीं का चर्चा करता हूँ। गतांक से आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, तथा शेयर करें और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें। विषय पर आते हैं। हम आज चर्चा करेंगे धारा 67 का, जिसमें एक बंधकदार को उपचार प्रदान किया गया है कि वह संपत्ति का विक्रय करा सकता है और पूर्वबंध करा सकता है। तो फोरक्लोजर किस मामले में होता है और विक्रय किस मामले में कराने का अधिकार है, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक बात और देखेंगे हम, धारा 60 में जिस प्रकार से बंधककर्ता को एक अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से धारा 67 में बंधकदार को अधिकार प्राप्त है। जो ही बंधककर्ता को अधिकार प्राप्त होता है बंधक धन शुद्ध होने पर, तो ही उसी तरीके से बंधकदार को भी एक अधिकार प्राप्त होता है विक्रय कराने का या पूर्वबंध का। तो देखते हैं धारा 67 में क्या है। दोनों में एक बात का अंतर है कि धारा 60 में जो मोचन कराने का अधिकार है बंधककर्ता का, वो तत्प्रतिकूल संविदा करने पर भी उसके अधिकार को शिथिल नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार बंधक सदैव बंधक का नेचर नहीं बदलता है। वहाँ जो प्रोविजो दी गई है वो बंधक दार और बंधककर्ता के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा उसको निर्वापित किया जा सकता है। और कार्य का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि संविदा द्वारा वो हैसियत चेंज हो जाएगा, क्रय विक्रय की स्थिति में आ जाएगा या पट्टा की हैसियत में आ जाएगा, पट्टेदार की हैसियत में आ जाएगा। वो कार्य के रूप में हो सकता है, जिसकी वजह से मोचन के अधिकार का जो है वहाँ पे निर्वापन हो सकता है। लेकिन संविदा करके किसी के मोचन के अधिकार को, बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को शिथिल नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, वो बना रहता है। ये बात धारा 60 में दिया गया है। लेकिन पूर्वबंध का जो अधिकार है वो तत्प्रतिकूल संविदा करके भी किया जा सकता है। यदि तत्प्रतिकूल संविदा का अभाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि संविदा है तो इस पूर्वबंध का या विक्रय का अधिकार को निर्वापित किया जा सकता है। हम धारा 67 को देखते हैं कि क्या है, इसमें किन किन मामलों में लागू है। तो ये कह रहा है और कब इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो, ये पहले ही कंडीशन लगा दिया है कि यदि कोई संविदा है तो उस संविदा के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। पूर्वबंध और विक्रय का अधिकार बंधकदार को नहीं होगा। बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शुद्ध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिक्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या यथा तस्मिन पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय से या डिक्री की बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से अत्यांतिक रूप से विवर्जित होगा या यह डिक्री की वह संपत्ति बेच दी जाए वह प्राप्त कर ले। यानी कि बंधकदार को जो ये अधिकार है ये कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो इसमें जो बात कही गई है कि यदि मोचन के अधिकार जो है उनका प्रारंभ होता है बंधककर्ता का, यदि वह डिक्री कोई प्राप्त कर लेता है मोचन के लिए, तो तब इनका अधिकार नहीं होगा। तब वो अधिकार अपने आप पूर्वबंध का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नेचर नहीं बदलने वाला है बंधक का। दूसरा चीज ये कह रहा है कि कोई बंधक धन चुकाए जाने की स्थिति में आ गया है, वो चुकता कर रहा है, तभी इनको पूर्वबंध की स्थिति नहीं होगा। या न्यायालय में कोई निक्षेप कर दिया गया है तब भी स्थिति नहीं होगी, या कोई वाद ला दिया गया है मोचन का, तब भी इनको अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो भी हम लोगों ने धारा 60 या धारा 83 या धारा 91 में हम लोगों ने अधिकार पढ़ा है, यदि उस अधिकार का इस्तेमाल बंधककर्ता नहीं कर पाता है तभी ये कंडीशन
प्राप्त होगा बंधकदार को, वो अपने पूर्व बंध का या विक्रय कराने का अधिकार का वाद दाखिल कर सके। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन दिए गए हैं कि किन किन मामलों में लागू होता है, किन में नहीं लागू होता है। तो इसका जो दूसरा पैरा कह रहा है कि यह बिक्री प्राप्त करने के लिए वाद की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन कराने से अपने अधिकार से आत्यांतिक रूप से विवर्चित होगा, पूर्वबंधवाद कहलाता है। मतलब ये जो फोरक्लोजर की बात कही गई, वो किस बात को फोरक्लोजर कहा जाता है, तो इसी बात को कहा जाता है कि आत्यांतिक रूप से उसको विवर्जित कर दिया जाता है बंधककर्ता को, कि उसका मोचन का अधिकार समाप्त हो गया है, माने वो अब वो मोचन करा ही नहीं सकता है। तो जब मोचन नहीं कराने का अधिकार जो होता है वाद दाखिल किया जाता है, उसी को पूर्वबंध का वाद कहा जाता है। अब इसमें करें इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि मतलब वो किन किन मामलों में लागू होता है और किन में नहीं लागू होता, इसके बारे में ABCD करके 4 खंड दिए गए हैं, उसमें गिनाया गया है। तो हम लोग को देखना होगा कि किन मामलों में विक्रय होता है और किन मामलों में पूर्वबंध का अधिकार उत्पन्न होता है। तो जब सादा बंधक देखते हैं तो सादा बंधक में बंधक संपत्ति के विक्रय हेतु वाद लाया जा सकता है, इसमें पूर्वबंध का वाद नहीं लाया जा सकता। हम एक एक करके ABCD पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं किन मामलों में क्या लागू होगा क्या नहीं लागू होगा। तो सादा बंधक में विक्रय का वाद लाया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होता है बंधककर्ता संपत्ति को शुद्ध होने पर उसको संदाय करने के लिए। इसमें पूर्वबंध का वाद नहीं लाया जा सकता है। दूसरा स्थिति बनता है सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक। तो इसमें सशस्त्र विक्रय द्वारा जो बंधक होता है, इसमें पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार को होता है। उसके बाद से आता है आपका भोग बंधक। तो भोग बंधक में न तो विक्रय का अधिकार होता है और न तो पूर्वबंध का अधिकार होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब वो भोग बंधक में कब्जा अंतरित कर ही दिया गया है बंधकदार को, तो किस बात के लिए विक्रय करवाएगा, उसका भोग कर ही रहा है, वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका बंधक धन शुद्ध न हो जाए, या कोई ऐसा आगम है उसमें तो उस आगम को उसमें तब तक जो है उसको धारित करेगा जब तक कि उसका पूर्ण न हो जाए। तो ये चीज है कि भोग बंधक में तब तक उसमें विक्रय कराने का पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भोग किया जाता है उस संपत्ति से जो भी आगम होते हैं आए होते हैं उसका उसमें मर्ज किया जाता है, जो शुद्ध धन होता है बंधक धन होता है। उसके बाद से अंग्रेजी बंधक की बात आती है। तो अंग्रेजी बंधक में ये कहा गया है कि विक्रय कराने का वाद लाया जा सकता है, इसमें पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता है, इसमें विक्रय कराने का अधिकार लाया जा सकता है। और हक विलोखे के निक्षेप द्वारा जो बंधक होता है, इसे सामयिक बंधक भी कहा जाता है, इसमें भी पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता है, इसमें भी बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए वाद लाया जा सकता है बंधकदार द्वारा। अब आता है कि विलक्षण बंधक। तो जो विलक्षण बंधक है इसमें पूर्वबंध का अधिकार होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि विलक्षण बंधक में कभी कभी जो विलक्षण बंधक होता है वो सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक को इंक्लूड करते हुए विलक्षण बंधक बनता है। तो ऐसे मामलों में जिसमें सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक भी शामिल है विलक्षण बंधक में, उसमें पूर्वबंध का अधिकार हो जाएगा। और इसका जो क्लास D बताता है, जैसे जब हम लोग धारा 60 पढ़े थे तो उसमें आंशिक मोचन कराने को भी वर्जित करता है, उसी प्रकार से यहाँ आंशिक पूर्वबंध या विक्रय कराने को भी विवर्जित किया गया है वो धारा ये क्लास D में। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जो उसका ABCD दिया गया है उसमें क्या है, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह सशस्त्र विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न, यानी कि सशस्त्र विक्रय वाले बंधकदार को प्रोटेक्ट कर लिया है, या ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न विलक्षण बंधक वाले को भी प्रोटेक्ट कर लिया, जिसके निबंधन द्वारा वो पूर्वबंध कराने का हकदार है। किसी बंधकदार को पूर्वबंधवाद संस्थित करने या किसी भोग बंधकदार को
अपनी जैसी हैसियत में या सशस्त्र विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है। एक बात और कह रहा है कि बंधकदार जैसे है ना कि बंधककर्ता के स्थान पर भी जो धारा 91 में वह व्यक्ति हैं जो कि मोचन कराने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यहाँ जो एक बात कह रहा है कि यह सशस्त्र विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को प्राधिकृत करती है। मतलब कि कोई ऐसा बंधकदार नहीं हो सकता है जो उसकी हैसियत है वैसे ही हैसियत किसी दूसरे को क्रिएट कर दे, यानी कि जो बंधकदार का अधिकार है वही इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसके अधिकार के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यही खंड का कह रहा है, चाहे भले ही उस सशस्त्र विक्रय द्वारा विक्रय वाले बंधकदार का ही क्यों न हो। यानी कि मोचन के अधिकार में किसी तीसरे व्यक्ति को तो मोचन का वाद लाने का अधिकार है, लेकिन सशस्त्र विक्रय वाले बंधकदार की स्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति को पूर्वबंध का अधिकार नहीं है। यही बात ये कह रहा है। और सशस्त्र विक्रय वाले बंधकदार को अधिकार है या विलक्षण बंधक वाले बंधकदार को अधिकार है कि वो पूर्वबंध करा सके। अब इसका खंड ख कह रहा है कि उस बंधकदार को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है और जो संपत्ति के विक्रय के लिए वाद ला सकता है, पूर्वबंध वाद संस्थित करने के को प्राधिकृत करती है। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को भी प्राधिकृत नहीं करती है पूर्वबंध का वाद लाने के लिए जो बंधककर्ता के लिए उस हैसियत में आ गए हैं कि उसके न्यासी या विधिक प्रतिनिधि के रूप में हो। यानी कि कोई ऐसा विधिक प्रतिनिधि के रूप में हो या न्यासी हो बंधकदार का, तो वह व्यक्ति भी नहीं ला सकता है पूर्वबंध का वाद। वो सिर्फ संपत्ति के विक्रय के लिए वाद ला सकता है, क्योंकि उसी के लिए वो न्यासी होता है और प्रतिनिधि भी होता है। सी कह रहा है कि रेल, नहर या अन्य ऐसे संकर्म जिसके कायम रहने के में जनता का हित है, बंधकदार के पूर्वबंध या विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को प्राधिकृत कर। मैंने ऐसे किसी बंधकदार को भी राइट नहीं होगा पूर्वबंध कराने का जिसमें ऐसा कोई संकर्म चल रहा हो जो रेल से या नहर से या कोई ऐसा संकर्म हो जो कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए हो या जिसमें जनता का हित हो, तो ऐसे बंधक को भी पूर्वबंध का अधिकार नहीं होगा या विक्रय कराने का अधिकार नहीं होगा। और डी इसका कह रहा है कि आंशिक रूप से पूर्वबंध नहीं कराया जा सकता है या विक्रय नहीं कराया जा सकता। जब भी होगा तो पूरी संपत्ति का होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो धारा 67 में देख रहे हैं, तो धारा 67 जो है संपत्ति के विरुद्ध अधिकार है, न कि बंधककर्ता का व्यक्तिगत अधिकार। ये संपत्ति के विरुद्ध इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो धारा 68 में हम लोग देखेंगे उसमें व्यक्तिगत अधिकार होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसका भी, बंधकदार का वो व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन इसमें जो है अधिकार संपत्ति के विरुद्ध होता है। किसी खास गुण वाले बंधक में ही होता है, जैसे सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक है उसमें मिलता है पूर्वबंध का अधिकार, या विलक्षण बंधक में मिलता है। बाकी के जो भोग बंधक हैं उसमें ना तो पूर्वबंध का अधिकार मिलता है, न तो उसको विक्रय का अधिकार मिलता है। तीसरी बात, यदि सादा बंधक है तो उसमें विक्रय कराने का अधिकार मिलता है, उसमें पूर्वबंध का अधिकार नहीं मिलता है। या अंग्रेजी बंधक है तो उसमें भी पूर्वबंध का अधिकार नहीं मिलता है, विक्रय कराने का अधिकार मिलता है। इसी प्रकार से हक विलेखों के निक्षेप द्वारा कोई बंधक है तो उसमें भी विक्रय कराने का अधिकार मिलता है, पूर्वबंध का अधिकार नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने देखा धारा 67 में कि किस प्रकार से बंधकदार को पूर्वबंध का या विक्रय कराने का अधिकार है और कब उत्पन्न होता है। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। डायरेक्ट आप लोग जरूर पढ़िएगा, कमेंट्री भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।